Assalamualaikum everyone. My name is Mohammad Arbab and I welcome you all at Positively Happy. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज ऑफ लाइव सेशन का आगाज़ किया था जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनेट और स्क्रीन एडिक्शन। काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले कि हम अपने सेशन की तरफ जाएं, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा पॉजिटिवली हैप्पी के प्लेटफॉर्म के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि पॉजिटिवली हैप्पी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप साइकोलॉजिकल या साइकाट्रिक हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन अफोर्डिंग हैं तो अफोर्डेबल थेरेपी आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी भी ले सकते हैं। हमारे पास इस चीज़ का भी ऑप्शन मौजूद है। हमारा फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल मौजूद है। आप वहाँ पर जाके हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप उन्हें प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और फैमिली तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आज हमारे साथ मिस परवा खान हमारे साथ मौजूद हैं एज़ हमारी गेस्ट के तौर पर। शी इज़ और मेंबर, पॉजिटिवली हैप्पी के मेंबर हैं वो। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें वेलकम करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक़्त हमें दिया। तो चलें इसके साथ ही हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ठीक है थैंक मैम। यू भी। थैंक यू मैम। मैम, हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट या स्क्रीन एडिक्शन। तो हम देखते हैं कि आज के दौर में ये मतलब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन का दौर आता जा रहा है, हमारी स्टडीज़ वगैरह सब कुछ इसी तरफ आती जा रही हैं। तो हमारी जो मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होती जा रही है। तो मैम, अगर हम इस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो प्लीज़ हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें सिम्पटम्स क्या आएंगी, मतलब कि कौन सी ऐसी सिम्पटम्स होंगी जिनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो एक पर्सन है या बच्चा है वो स्क्रीन एडिक्शन उसे हो गई है या इंटरनेट एडिक्शन हो गई है। इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। सही। हाँ, बाब आपने सबसे जो है ना सही बात की और चूँकि मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ प्राइवेटली, तो मोस्टली जो है वो एडोलेसेंस और बहुत ही इनिशियल हम चले जाएँ तो बच्चे जो हैं वो 3 से 4 साल की उम्र में वो इसका इतना ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और मेरे पास इतने केसेज़ हैं जो कि स्क्रीन एडिक्शन के साथ ही आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 से जो है ना ऑनवर्ड ये एज स्टार्ट हो जाती है। यंगस्टर्स में भी है, यानी कि आप एडल्ट्स में चले जाएं वहां पे भी इस चीज का आ रहा है। तो सिम्टम्स जो है वो यही आती है कि पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके। सबसे पहली चीज तो उनकी यही होती है कि सारा सारा दिन जो है ये पॉइंट्स देखता रहता है या वीडियोस देखता रहता है। इन शॉर्ट क्या कि स्क्रीन का यूज जो है वो करता रहता है। स्क्रीन का यूज जो है वो उनकी डोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ द डे बन जाती है ऐसे बच्चों की। और उसके साथ फिर क्या चीज आती है कि उनका पेरेंट्स का जो मेजर कंसर्न आता है वो ये कि जैसे ही वो नोटिस करना शुरू करते हैं कि बच्चे स्क्रीन के एडिक्ट हो गए हैं, उनका जो है डोमिनेंट टास्क ऑफ द डे स्क्रीन वॉचिंग है, तो उसके बाद फिर वो खुद ही कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि उनको किसी तरह से वो स्क्रीन से हटा सकें। तो बड़ा मेजर कंसर्न ये होता है कि जैसे ही हम इसको मना करते हैं या इससे स्क्रीन लेने की कोशिश करते हैं तो बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है। टेंट्रम थ्रो करने का क्या मतलब है कि वो एग्रेसिव जो है ना मैनिफेस्टेशन देता है, चीजें उठा के फेंकना शुरू कर देता है, चीखता है, रोना शुरू कर देता है, जमीन पे लेटियां लेटना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ बच्चे के मूड में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी आ रही होती है। साथ में पेरेंट्स ये भी बताते हैं कि वो चूंकि स्क्रीन इतना ज्यादा दिन में यूज करता है तो उसकी बाकी सब चीजें बहुत इफेक्ट हो रही हैं, जैसे कि स्कूल का काम नहीं करता है। स्कूल जाता तो है लेकिन जैसे ही आता है फौरन ही उसने टैबलेट लेके बैठ जाना है अपना, तो होमवर्क कब करना है कब नहीं करना कोई होश नहीं है, खाने पीने का कोई होश नहीं है। अगर हम बहुत ही ज्यादा इसमें चले जाएं कि इस तरह का केस बड़ा ही सवेयर आया हो, तो आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जांपल जो कि मैं पॉजिटिवली टीम के बाकी कुछ मेंबर्स के साथ तो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ सब लोगों को पता चले। तो वो ये चीज कि ऑटिज्म जो है वो एक हमारा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ऑटिज्म एक पूरा स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है जिसमें बहुत सोशलाइजेशन और कम्युनिकेशन लेवल पे बच्चे सिम्टम्स फेस करते हैं और साथ में बिहेवियरल पैटर्न्स भी कुछ ऐसे आ रहे होते हैं। तो रिसेंटली मेरे पास एक केस इस तरह का आया और उसी केस को देखते हुए ही मैंने ये है ना ये टॉपिक भी चूज किया कि दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू एड्रेस अबाउट दिस टॉपिक।
करंटली डेज में खास तौर पे कोविड के बाद। तो केस ही यही था कि बच्चा 10.5 years का है और ही वो बिल्कुल नॉर्मल, कोई इश्यू नहीं बच्चे को। और अब जो है कोविड के टाइम पीरियड में ही उसने इंटरनेट यूज करना शुरू किया, स्क्रीन गेमिंग खेल रहा है, वीडियो देख रहा है। उस बच्चे में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं। लिटरली द चाइल्ड इज हैविंग मोटर स्टेमिंग एंड वोकल स्टेमिंग ऑल्सो। तो ये सेवेरिटी लेवल जो है वो इसमें जा रहा है। इसी तरह के सिम्टम्स और भी जो हैं वो फिर क्या आती है कि स्लीप पैटर्न्स खराब होना शुरू हो जाते हैं, ईटिंग पैटर्न्स जो हैं वो बच्चों के खराब होना शुरू हो जाते हैं। द मोस्ट सवेयर थिंग जो है वो यही कि ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर्स बच्चे में आना शुरू हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। और फिर मैंने इसी केस के बाद सर्च किया तो चाइना का ही मुझे एक जो है ना उनके MDPI पब्लिशन जो है ना उनकी है, वहाँ पे आपको 2020 का ही आर्टिकल मिल जाएगा जिसमें उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि जो स्क्रीन एक्सपोजर है दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन टू हैव ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर। इसलिए मैं पेरेंट्स को या कोई भी केयर टेकर्स हैं अपने बच्चों के, तो उनको ये चीज़ कहूँगी कि इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ज़रूर फोकस करें, अपने बच्चों को इस चीज़ से जो है ना करवाने के लिए, उनकी स्क्रीन एक्सपोजर को रिड्यूस करवाने के लिए ज़रूर कोशिश करें। और उसी के लिए हम आज छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं, जो क्लिनिकल बेस्ड टिप्स हैं, जो मैं अपने काफ़ी बच्चों के साथ यूज़ कर चुकी हूँ, तो आई होप कि वो पेरेंट्स या कोई और केयर टेकर जो हैं वो अपने बच्चों के साथ यूज़ करेंगे। आई डू होप कि वो उनके लिए हेल्पफुल रहें। ठीक है मैम। मैम, if we talk about DSM, then please tell us what it says about the screen time. कैन यू Hello. प्लीज रिपीट? आप आपकी जी आवाज़ मैम। डिस्टॉर्शन हो Ma'am, गई। if we talk about DSM, so can you please tell us what it says about the screen time? सही सही। अच्छा, DSM की जब हम बात करते हैं तो फिल वक्त जो है DSM-5 में स्क्रीन टाइमिंग के लिहाज से या इंटरनेट के लिहाज से कोई डायग्नोसिस जो है वो उस तरह से नहीं आया। लेकिन जो स्क्रीन DSM-5 में ही फर्दर स्टडीज के नाम से एक अलग सेक्शन है, उसका पूरा चैप्टर है जिसमें इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से एक प्रपोज्ड क्राइटेरिया जरूर उन्होंने दिया हुआ है। और उसमें इसी तरह से है, उसकी ड्यूरेशन मेंशन है कि 12 मंथ से अगर बच्चा आपका जो है वो 5 to 6 सिम्टम्स आई गेस जो है वो उसमें मेंशन है कि वो उसमें आ रही हूँ, तो बच्चा इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, या उसको बहुत ही कॉमनली टर्म्स में हम यूज करें तो बिहेवियरल एडिक्शन का भी उसको डायग्नोसिस दिया जा सकता है। यानी प्रपोज्ड जो है वो डायग्नोसिस होगा, या इंटरनेट यूज डिसऑर्डर के नाम से भी है, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के नाम से भी है ये। तो ये अभी प्रपोज क्राइटेरिया की ही फॉर्म में है। जो DSM-5 है उसमें अभी उसका जो है फर्दर स्टडीज इस पे जारी है। इसीलिए हमें ज्यादातर तक जो भी इसकी मैनेजमेंट मिलेगी या डायग्नोसिस, तो हम रिसर्च जो रहता है वही देख सकते हैं। DSM में इसके अगर आपने देखना है तो वो यही चीज तो मैं कह रही हूँ, फर्दर स्टडीज के चैप्टर में है, वो गो थ्रू किया जा सकता है। हेलो, हेलो, आर यू जी जी देयर? मैम। Yes ma'am. Hello. Can you hear ओके me ना, ma'am? जी जी, नाउ आई कैन हियर। Okay, ma'am. मैम, अगर हम occurrence की बात करें इसके, तो can you please tell us how they occur? अच्छा, किस तरह से ये डेवलप होता है, उसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो हमारे पास आती है लर्निंग थेरीज की। लर्निंग थेरीज हमें इस तरह से बताती हैं कि हमने बहुत ही कॉमनली ये थेरी पढ़ी हुई है सोशल लर्निंग की, कि बच्चे जो है वो ज्यादातर सीखते ही अपने इर्द गिर्द के माहौल से हैं, कि इर्द गिर्द के माहौल में उनमें लोग जो हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं या किस तरह के बिहेवियर्स वो शो कर रहे हैं। तो बच्चे उनको इमिटेट करते हैं। बच्चों की इमिटेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। जो ही बड़ा शख्स कर रहा है उनके आसपास, चाहे वो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या उनके एल्डर सिबलिंग्स हैं, वही चीज वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज हमारे आजकल के माहौल में हुआ हुआ है। हर एक के पास अपना अपना सेलफोन है, और सभी जो है उनको देख लो खाने के टाइम पे बैठे हुए हैं तब भी वो फोन यूज कर रहे हैं।
अगर सामने टीवी लगा हुआ है, दादी हैं वो टीवी देख रही हैं, तो मदर हैं वो पास बैठी अपने फोन पे अलग से लगी हुई हैं, बड़ा बहन भाई है वो कमरे में बैठा फोन पे अलग लगा हुआ है। तो जब बच्चा घर में इस तरह का माहौल देखता है कि हर कोई फोन पे लगा हुआ होता है, तो उसको भी एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि ये क्या चीज है। वो फिर उसी की तरफ जो है ना ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उसी तरह के जो है ना चीजों को अडॉप्ट करता है। तो ये सोशल लर्निंग इसको कह सकते हैं, ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो ज्यादा इसको एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा और चीज भी ये है कि जब अगर जिस तरह मैं अभी वाले बच्चे की एग्जांपल दे रही थी, उसमें क्या था कि अब वो 10.5 ईयर्स का बच्चा है, तो वहाँ पे एक और चीज आती है, रिवॉर्ड डेफिसिट हाइपोथेसिस इसको एक्सप्लेन करता है कि जब बच्चों को अपने माहौल में, चाहे वो स्कूल में है या घर में है या किसी भी और सेटिंग में है, कोई और चीज उनको उस तरह से रिवॉर्ड नहीं कर रही होती, कोई चीज उनको उतना इंटरेस्टिंग या अपीलिंग नहीं लग रही होती है, तो फिर वो इस तरह की चीजों की तरफ आ जाते हैं जो कि उनके रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च ये है कि जो स्क्रीन एडिक्शन है या इंटरनेट एक्सेसिव यूज जो है, वो इसीलिए बढ़ता चला जाता है, वो एडिक्शन की तरफ इसीलिए जाता है क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम है, रिवॉर्ड पाथवेज है, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में करते हैं। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो कि जब मैंने इस चीज को, मेरे पास केसेस आए और मैंने स्टडी किया, और उसमें यही था कि जब आप अल्कोहल यूज करते हो या किसी भी सब्सटेंस यूज को एडिक्शन में जो है ना, एडिक्शन लेवल पे आप यूज करते हो, तो एक यूफोरिक इफेक्ट आता है, हमारा प्लेयर सेंटर ऑफ द ब्रेन होता है जो कि डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करके हमें ये एक प्लेयरेबल इफेक्ट देता है। तो यही चीज जो है ना, बच्चे जब इसका एडिक्ट होते हैं या कोई भी बड़ा इंसान है वो भी इसका एडिक्ट होता है, तो ये वो प्लेयर इफेक्ट को बार बार हासिल करने के लिए ही कर रहे होते हैं। जो रिवॉर्ड उनको अपने इर्द गिर्द से नहीं मिल रहा होता, आपने कोई पिक्चर या कोई पोस्ट अपलोड की है, उसके लाइक आ गए हैं, काफी सारे लाइक्स आए हैं, फिर आप जब अपने स्कूल में जाते हो, फ्रेंड्स उसके बारे में बात करते हैं, वाह यार तुमने वो जो पोस्ट की थी बड़ी फनी थी, बहुत मजा आया, वो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। फिर उसके ऊपर जितने ज्यादा कमेंट्स आते हैं, जितनी शेयरिंग उसकी बढ़ती है, तो वो रिवॉर्ड आपको मिलता है, एक रीइंफोर्समेंट की जो है ना वो चल रहा होता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो प्रिंसिपल है हमारा लर्निंग थेरीज में, वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि जितने ज्यादा आप वो करते जाते हो, या गेम्स अगर आप खेलते हो, एक लेवल अचीव किया, दूसरा लेवल अचीव किया, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको मिल रही होती है, यानी कि रिवॉर्ड मिल रहा होता है, तो उतना ज्यादा आप उसमें चलते चले जाते हो। सो दैट्स हाउ इट डेवलप्स। थैंक यू मैम। मैम, अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो हाउ इट कैन बी मैनेज, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइएगा। ये ज्यादा जो है, मैंने एक्सप्लेन किया कि इंटरनेट गेमिंग के डिसऑर्डर के नाम से डीएसएम में है, साथ में बिहेवियरल एडिक्शन जो है ना वो इसको कहा गया है। तो हम ज्यादातर इसकी जो मैनेजमेंट करते हैं वो बिहेवियरल पैटर्न पे ही करते हैं, कि हमने किस तरह से बच्चे का ये जो एडिक्टिव बिहेवियर या कंपल्सिव बिहेवियर बन चुका है, हमने इसको अब मॉडिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज जो है वो क्लिनिकली आपने इसको किस तरह से लेके चलना है, कि पेरेंट आपके पास आते हैं या कोई भी लेके आता है बच्चे को, या आप खुद भी हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट असेसमेंट करें अपने पैटर्न्स को, कि किस किस टाइमिंग में, किन किन सिचुएशंस में और किस तरह की सेटिंग्स में जो है ना आप इंटरनेट यूज करते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे मैंने वीडियोस का कहा, तो सिंपल जो है वेब सर्फिंग भी हो सकती है, और पोस्ट अपलोडिंग और इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। बट एवर द थिंग यू डू, वो ये कि आप अपने बिहेवियरल पैटर्न को पहले सबसे पहले उसको असेस करें। उसके बाद आप ये देखें कि ये पैटर्न जो है वो मेरे पास आ गया, अब मैंने इस पैटर्न को ब्रेक करना है। इसकी एग्जांपल मैं अपने ही केस से दूंगी, कि जितना मेरे पास पेरेंट्स जो आते हैं मोस्टली वो ये कहते हैं, स्कूल से आते ही जो है ना अपना टैबलेट पकड़ के बैठ जाता है बच्चा। तो आपने क्या करना है, अब स्कूल से आते ही वो ये करता है, तो उसके इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूज द ऑपोजिट। ये उसका नेम जो मैंने आर्टिकल्स वगैरह से पढ़ के किया हुआ है, इस नेम से वो है यूज द ऑपोजिट। उसमें ऑपोजिट क्या, कि आपने उसके पैटर्न्स को ऑपोजिट जो है ना चलाना शुरू कर देना, उसके स्केड्यूल्स को चेंजेस उसमें लेके आना शुरू कर देनी है, कि जैसे ही वो स्कूल से आया आपने प्लान करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल क्या किया, उसको खुद ही टैबलेट यूज करके बैटरी उसकी इतनी लो कर दी कि आती अगर वो यूज करना भी चाहे तो उसको चार्जिंग पे लगाना ही पड़ेगा।
अब ये बात बीच में आ जाती है कि चार्जिंग के साथ लगाते-लगाते ही ना वो यूज़ करने लग जाए। तो फौरी तौर पे आपने इस तरह से प्रपोज़्ड चीज़ें रखनी है कि आपने फ़ौरन से उसको कहना है, अच्छा ऐसा करो जब तक ये चार्ज हो रहा है ना, आप अपना यूनिफ़ॉर्म चेंज कर लो। आप अपना बैग का क्लीन अप करो, अपना लंच बॉक्स है, अगर बच्चा 5-6 साल का है तो उसको इन्वॉल्व करें कि आप आओ किचन में, खुद अपना लंच बॉक्स जो है वो खुद आप उसे वॉश करो। उसके बाद थोड़ा-सा जो है शॉवर लो और फिर अपना जो है कुछ चीज़ें जो हैं, कोई आपने बेड सेटिंग करवा ली उससे, कोई भी घर का इस तरह का काम जो आपको लगता है कि आप बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो, आधे पौने घंटे का उसमें जो है ना, अपने ड्यूरेशन में एक वो वक़्फ़ा लेके आना है, उसका पैटर्न हमने ब्रेक करना है ना, कि आते ही फ़ौरन उसको क्रेविंग हो रही है टैबलेट यूज़ करने की, तो हमने उसमें आधे घंटे का या जितना भी मैक्सिमम आप कर सकते हो, उसका ब्रेक लेके आना है। तो जैसे ही आप वो लेके आना शुरू करते हो, 1 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तो बच्चे की वो जो क्रेविंग वाली इंटेंसिटी है, उसमें आपको रिडक्शन महसूस होती है। उसमें आपने फिर ऐड ऑन करते जाना है चीज़ें। अगर हम इसको लेके आएँ, एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपने इसका किस तरह से प्लान बनाना है, तो वो कंट्रोल्ड यूज़ जो है ना उसमें आ जाएगा कि कंट्रोल्ड यूज़ आप कैसे कर सकते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये कि बच्चे की फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है ना, उनको एनहांस करें। फिज़िकल एक्टिविटीज़ में आप वो उसको आउटडोर भी करवा सकते हैं, इंडोर भी करवा सकते हैं। अब जिस तरह से कोविड का टाइम पीरियड गुज़रा, उसमें मेरे पास जो भी केसेज़ आए, तो हमने इंडोर एक्टिविटीज़ भी प्लान की और वो बहुत ही हेल्पफुल रहा कि आप इंडोर ही अपने घर में ही बैठे हुए कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ हैंड्स ऑन बच्चे को दें। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको जो है टॉयज़ आप दे सकते हैं। कोई भी चीज़ें जो उसको अट्रैक्ट करें इंस्टेड ऑफ स्क्रीन। अगर आप भी बच्चे स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी स्क्रीन को ही अप्रोच करेगा। तो आप भी बैठ के अपना कोई ना कोई काम करने लग जाएँ। पास उसको टॉयज़ दे दिए, वो अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। उससे बड़ी एज में हम चले जाएँ, सो मैं बता रही थी कंट्रोल यूज़ में हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना वेरी मच इम्पोर्टेंट वो इस वजह से कि जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की थोड़ी देर पहले कि टेक्नोलॉजी यूज़ जो है या टेक्नोलॉजी एडिक्शन हमें वही वाला यूफ़ोरिक इफ़ेक्ट दे रही होती है जो कि सब्सटेंस यूज़ जो है वो हमें दे रही होती है, यानी डोपामाइन रिलीज़ कर रही होती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी एक इस तरह की चीज़ है कि जब हम उसको करते हैं, तो वही वाला यूफ़ोरिक इफ़ेक्ट हमें हमारे पास उसी लाइक तरह के यूफ़ोरिक इफ़ेक्ट हमें फिज़िकल एक्टिविटी में आते हैं, जिस तरह की एडिक्शन वाली जो हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं, वही हमें यूफ़ोरिक इफ़ेक्ट देता है कि डोपामाइन रिलीज़ करता है और एंडोर्फिन के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज़ करता है। लेकिन ये चीज़ आ जाती है कि आपने इसको कंसिस्टेंसी के साथ बच्चे को करवाते रहना है, उसको मोटिवेशन जो है ना उसकी अप रखनी है, उसमें आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ख़ास तौर पे बच्चों के साथ। तो फिज़िकल एक्टिविटी में और इंडोर एक्टिविटीज़ जो थी मैं उसके आइडियाज़ देना चाह रही थी कि क्या आप बच्चों को कलर्स ला के दें, उनको पेंटिंग वाली चीज़ें ला के दें, वो करें और उसके साथ उनको इस तरह की चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसे क्राफ्टिंग का आजकल आपको मिल जाती है, काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, तो वो प्रोडक्टिव भी होता है और बच्चे जो हैं उसको बड़ा एन्जॉय भी करते हैं। और अगर आप ज़्यादा अर्ली एज में ज़्यादा एल्डर एज में चले जाएँ, जैसे 10 इयर्स या उससे अबव चले जाएँ, तो उनके लिए वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं कि कलरिंग करना, पेंटिंग करना। पेंटिंग वैसे कर सकती हैं, लेकिन कलरिंग एज़ सच नहीं करती। तो मैं ये शेयर करूँगी कि अगर आप फिर ये देखते हो बच्चे में कि मेरा बच्चा जो है वो स्क्रीन से उस तरह से नहीं कट ऑफ हो पा रहा, ब्रेक्स उस तरह से नहीं आ पा रही हैं, मैं उसको एक्टिविटीज़ में उस तरह से नहीं कर पा रही हूँ, तो उसकी जो स्क्रीन यूज़ है उसी को माइंडफुल यूज़ बना दें। यानी कि प्रोडक्टिव यूज़ उसका इस तरह से बनाएँ कि आप उसको वीडियोज़ का जो मीडियम है वो चेंज करें। बच्ची है तो उसको बेकिंग की या कुकिंग की या उसको जो चीज़ें पसंद हैं उसी पे, लेकिन वो हेल्पफुल चीज़ होनी चाहिए, प्रोडक्टिव चीज़ होनी चाहिए। वो वीडियोज़ उसको दिखाना शुरू की, वही चीज़ें मटीरियल उसको घर में ला के दें और वो चीज़ें बनाए। सामने उसने जो है वो रेसिपी की खोली हुई है और साथ-साथ में वो कर रही है, क्राफ्टिंग की खोली हुई है वीडियोज़ में और साथ-साथ वो खुद भी बना रही है। और अगर जो है बच्चे हैं, कोई भी और चीज़ उसमें हो सकती है। जैसे मैं अपने एक बच्चे की एग्ज़ाम्पल शेयर करूँगी, वो ये कि उसको हमने एक्सेल का यूसेज सिखाया और अपने फादर के साथ वो ऑफ़िस वर्क उनका जो होता था, एक्सेल में किस तरह से डाटा शीट्स बनाते हैं, वो उसमें हेल्पफुल करना शुरू की उसने। तो ये वाली चीज़ें आप स्क्रीन को माइंडफुल यूज़ उसका इस तरह से बना सकते हैं। उसके अलावा हमने ये जो चीज़ की कि ब्रेक करना है उसके पैटर्न को उसमें हैंड्स ऑन चीज़ें डाल दी, फिज़िकल एक्टिविटीज़ डाल दी
उसके अलावा ये चीज़ कि अगर वो बच्चा ये कर रहा है, उसको स्क्रीन टाइम आपने दे दिया है, तो एक्सटर्नल स्टॉपर्स जो है ना, वो लाज़मी तौर पे यूज़ करें। अब एक्सटर्नल स्टॉपर्स का क्या मतलब है? तो ये कि आपने एक शेड्यूल जो है ना उसका सेट कर दिया है, वो टाइमर हो सकता है, वो अलार्म क्लॉक हो सकता है कि जैसे ही ये बजेगा, उसी टाइम आपने अपना फ़ोन जो है उसको रख देना है। और उसके फ़ौरन बाद अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहीं पता कि अब मैंने इसे रख दिया है, व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू। क्योंकि छोटे बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है करते रहने के लिए। तो नेक्स्ट एक्टिविटी उसके लिए प्लान करके रखें। और वही चीज़ हो सकती है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वही उसकी पेंटिंग, क्राफ्टिंग इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसके स्पोर्ट ग्रुप को, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उसके कज़िन्स को यूज़ करें कि वो इस तरह की गेमिंग जो है वो साथ में करते रहें। कुछ बहुत सी गेम्स जो है ना वो आपस में खेलते रहते हैं अपने टॉयज़ को यूज़ करके, या वैसे भी प्रिटेंड प्ले करके वो कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ उनके साथ इनकॉर्पोरेट करें। इसके साथ बड़ी ही हमारी इफ़ेक्टिव एक टेक्नीक है जो कि हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर्स को जो है ना रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत कॉमनली टोकन इकोनॉमी की। उसमें ये कि आप बच्चे के जो है ना गोल्स आप उसका सेट कर दें कि फॉर एग्जांपल आपने जब असेसमेंट की हुई है और आपके बच्चे का जो है ना निकल रहा है टाइम पीरियड कि वो 6 आवर्स इन अ डे टाइम स्क्रीन यूज़ करता है। आपने क्या करना है, उसको रिड्यूस करने के लिए उसका गोल सेट कर देना है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द चाइल्ड, कि वो 6 से जो है ना वो 5 एंड हाफ आवर पे पहले जा सकता है या 5 आवर्स पे जा सकता है। तो आप अपने प्रोफेशनल से भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से इसको चलाना है। तो ये कि गोल सेट कर दिया कि अगर आप 6 आवर्स के लिए पहले करते हो, आज आपने 1 घंटा जो है ना ऑफलाइन रहना है। यानी कि 6 से 5 पे आ गए आप। अगर आप ये गोल अचीव कर लोगे, तो फिर मैं आपको आपकी पसंद की ये वाली चीज़ दूँगी। वो भी आप बच्चे के साथ डिसाइड कर सकती हैं, वो कोई टेंजिबल चीज़ हो सकती है, वो कोई ईटेबल चीज़ हो सकती है, वो कोई आउटिंग का छोटा-मोटा प्लान हो सकता है कि हम आइसक्रीम खाने के लिए जाएँगे और आपका फेवरेट फ्लेवर जो है ना, वो लेके देंगे। से बड़ा बच्चा आ जाता है तो उसके साथ आप टोकन इकोनॉमी को दूसरी तरह से यूज़ कर सकते हो। वो ये कि आप सर्टेन गोल्स उसके लिए सेट कर लो कि आज आपने ना फलानी-फलानी चीज़ करनी है। जैसे कोई भी हाउस होल्ड वर्क हो गया, स्कूल का काम हो गया, 4 से 5 इस तरह की चीज़ें आपने सेट कर देनी है, जो कि वहाँ से उसके स्क्रीन का टाइम है उसको रिड्यूस करेगी और उसका जो ऑफलाइन टाइम है उसको इंक्रीज़ करेगी। तो जब वो 4 से 5 गोल्स अपने कर लेगा, उसके बाद उसका रीइंफोर्सर आप रख लें, यानी कि उसका रिवॉर्ड रख लें कि आपने ये काम कर लिए हैं, अब आपको मोबाइल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल वे में आपने चलना होता है, लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि आपने बच्चों के साथ चलना इस तरह से कि उनको इतना फ़ील ना हो कि आप, क्योंकि बच्चे टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, जब उनको ये फ़ीलिंग आ रही होती है कि आप उनकी फ़ेवरेट चीज़, उनका जो टैबलेट है या उनका जो मोबाइल है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा-सा क्या उसको कह सकते हैं, शार्प माइंड हो के आप उनके साथ इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन ये करना चाहूँगी इफ वी आर डन, कि पेरेंट्स जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं या कोई भी और घर का फैमिली मेंबर जो है वो इस तरह से सुनता है कि इतने सीवियर इफ़ेक्ट्स आते हैं इस चीज़ के, तो वो इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पे जो है ना अपने बच्चों का टैबलेट जो है वो छीन के रख लिया, और टीवी है या कोई भी चीज़ वो छीन के रख लेते हैं और मुकम्मल तौर पे जो है ना उनका एक्सपोज़र स्क्रीन से बंद करवा देते हैं। सो दैट इज़ अगेन एन एक्सट्रीमिटी। वो एक दूसरे पोल पे चले जाते हैं, जहाँ एक पोल वो दिया हुआ था कि एक्सेसिव यूज़ हुई जा रहा था, तो अब उसका दूसरा पोल आ गया कि बिल्कुल ही स्क्रीन का उन्होंने उनके साथ ख़त्म कर दिया। वो भी बच्चों को जो है वो उनके लिए नुकसानदेह होता है, उनको स्टबर्न बनाता है, उनको रिबेलियस बनाता है, और साथ में ही उनकी जो है ना बहुत से और चीज़ों में भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जो कि थोड़ी और साइड पे चला जाएगा। तो आई वुड लाइक टू से टू द पेरेंट्स और जो भी लोग इस चीज़ को देखें, वो ये कि कंट्रोल्ड यूज़ जो है दैट शुड बी द प्रेसिडेंस इंस्टेड ऑफ कंप्लीट एब्स्टिनेंस। तो मुकम्मल तौर पे उस चीज़ पे ना आए। वो उसकी एक दूसरी वजह ये भी है क्योंकि आजकल कोविड के टाइम पे तो सबने देख लिया कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ जो थी वो मीडियम हमारा मीडिया का ही रहा। बच्चों की स्कूलिंग जो है वो ऑनलाइन हो गई थी, और इवन जो यूनिवर्सिटी की क्लासेस थी वो सब हो गई थी। तो हम मुकम्मल तौर पे जो करंट हमारा चल रहा है, हम बच्चों को इससे मुकम्मल तौर पे उनका एक्सपोज़र नहीं करवा सकते, कट ऑफ नहीं करवा सकते। तो इसलिए काइंडली कंप्लीट जो एक्सपोज़र है उसको भी ना जाएँ। हाँ, वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं कि जब बच्चा जो है
यूज कर रहा हूँ अपना टैबलेट या कोई भी और चीज, आप उसके साथ बैठें और उसको अपने क्वालिटी टाइम के जो है ना उसमें ले आए कि मैंने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। पहले से चूज करके रखें कि आपने क्या कंटेंट देखना है, वही कंटेंट उसको दें। और आप कोशिश करें कि आप चीज़ों को डाउनलोड करके रखें, क्योंकि ये इशू भी सामने आता है कि अगर आप ऑनलाइन ही चल रहे हैं तो कुछ सॉर्ट ऑफ कंटेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट सामने आ जाता है जो कि बच्चे का एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो कोशिश पहले ये करें कि चीज़ों का कंटेंट आपको ऑलरेडी पता हो, उसमें किस तरह की चीज़ें आनी है, और उसको डाउनलोड फॉर्म में आप रखें। तो वो आप मिल के बैठ के देखें। जैसे हमने ये चीज डिस्कस की ना कि उसमें बच्चों को सोशलाइजेशन के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, ऑटिस्टिक लाइक बिहेवियर्स आने लग जाते हैं। तो वहां पे आप ये करें कि जिस तरह का कंटेंट आप देख रहे हैं, बीच में गैप्स लेके आए, पॉज करें और फिर बच्चे के साथ उस चीज के बारे में डिस्कस करें, बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन करें। अच्छा, आपने ये चीज देखी, आपको इसमें क्या फील हुआ, आपको इससे क्या मैसेज मिला, और फिर उसको फर्दर आप जो उसको बताना चाहते हैं, कंटेंट जो आप उसको दिखा रहे हैं, किस पर्पस के तहत दिखा रहे हैं, वो वाली चीजें आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा Thank- एक्सप्लेन किया मैम आपने, बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला, हमारे व्यूअर्स को भी सीखने को मिला होगा। तो इसके I साथ ही हम अपने सेशन पे अख्ताम करते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स आप सबके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम। Allah Hafiz.